विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो ये चैप्टर का नाम है हमारा कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। तो बच्चे बेसिकली इस चैप्टर का नाम ये क्यों पड़ा, ठीक है, समझने वाली बात है कि इसका नाम कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड क्यों पड़ा। जैसे कि हम जानते हैं कॉलोनिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेश का मतलब क्या होता है, गुलाम। और जब इस पर उपनिवेशवाद लगा दिया जाता है, दैट मीन्स की कॉलोनिज्म लगा दिया जाता है, इसका मतलब होता है गुलाम करने वाला। तो बिल्कुल ठीक समझा आपने। तो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पर आए थे, उस पर ट्रेडिंग करने, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो एक पावर थी, पॉलिटिकल पावर थी, वो पूरे इंडिया में अपनी स्टैब्लिश कर ली थी, राइट। तो एक जब पावरफुल कंट्री किसी गरीब, किसी पुअर कंट्री के ऊपर अपना रूल स्टैब्लिश कर लेती है तो उसको कहा जाता है कॉलोनिज्म। और यहाँ पर है कंट्री साइड, दैट मीन्स की देहात एरिया। तो जब कॉलोनिज्म पीरियड जब चला, यानी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पर रूल करना स्टार्ट किया, सबसे पहले बंगाल से स्टार्ट किया था। तो बंगाल के लोकल एरियाज में, मतलब कंट्री साइड में उन्होंने अपना रूलिंग अपनी स्टैब्लिश की। तो ये पूरा चैप्टर पूरे चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड में हम किसानों के, हम फार्मर्स के बारे में, हम जमींदार के बारे में, और अनेक अलग तरह के जो टैक्सेस लगाए गए थे, रेवेन्यू टैक्सेस लगाए गए थे, हम उनके बारे में यहां पर बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो पहले आता है हमारा फर्स्ट बंगाल एंड द जमींदार। तो बच्चे इस पूरे चैप्टर में जो जो कैरेक्टर्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो पीपल इन द कंट्री साइड, मतलब कि देहाती एरिया में कौन कौन से लोग, कौन कौन से देहात एरिया में, कंट्री साइड में कौन कौन से लोग थे, जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले थे हम बात करेंगे राजाज के बारे में, नेक्स्ट होता है तालुकदार के बारे में, नेक्स्ट है आपका जोतेदार के बारे में, फिर आएगा आपका रैयत, और फिर आ जाएगा आपका कौन सा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग वन बाय वन बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो बंगाल एंड द जमींदार, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल के बारे में। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल में अपनी रूलिंग स्टैब्लिश की थी। अब ये बंगाल पे ही क्यों की, बाकी की स्टेट में भी तो कर सकते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चे देखो, यहां पर एक आपने नाम सुना होगा सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला नाम सुना होगा। तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में एक बैटल होता है जिसको कहा जाता है प्लासी का बैटल, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी है बच्चे, इससे ये डिक्लेयर हो जाना था कि अब बंगाल पर कौन रूल करेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देती हूं, तो वो कौन सी बैटल थी जिसके थ्रू ये डिसाइड हो गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज हमारे इंडिया पर रूल करेंगे। कंडीशन क्या थी कि जो इस बैटल को जीत लेगा वो बंगाल पर रूल करेगा। और बंगाल पर रूल करने के बाद वो धीरे धीरे, ऐसे थोड़ी ना पता कि पूरे इंडिया को ही वो लोग कब्जा कर लेंगे, पूरे इंडिया पर ही वो लोग शासन करने लगे, ऐसा कुछ पहले सोचा नहीं था। सिर्फ एक कंडीशन थी कि यहाँ पर बंगाल में कौन रूल करेगा, वो बैटल ऑफ प्लासी पे जो जीत जाएगा। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कब हुई थी बच्चे, बैटल ऑफ प्लासी ये कब हुआ था, ये हुआ था 1757 में। तो किस किस के बीच हुआ था, तो ये था एक तरफ तो बंगाल के नवाब थे जिसमें था सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराज उद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ थे वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहां पर कंपनी की तरफ से कौन बैटल को लीड कर रहे थे, कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और सिराजुद्दौला हार जाता है। क्यों हार जाता है, उनकी हार का एक कारण था कि उनके ही मंत्री ने उनके साथ चीटिंग करी थी और सारे जितने भी उनके सीक्रेट्स थे वो सारे अंग्रेजों को बताते चले गए। क्यों बताया था उन्होंने, क्योंकि अंग्रेजों ने उनसे प्रॉमिस किया था कि अगर सिराज उनके रास्ते का कांटा जो बन रहा था वो हट जाएगा तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो बस इसी लालच में आ गया और उसने सारे सीक्रेट जो है वो अंग्रेजों को बता दिए, और अंग्रेजों को उनके सीक्रेट्स, उनकी कमी का पता चल गया। तो इसी कमी का फायदा उठा करके वो लोग क्या करते हैं, प्लासी के बैटल को जीत जाते हैं। अब यहां पर पूरी तरह से डिक्लेयर हो गया था कि अब अंग्रेज ही भारत पर रूल करेंगे, मतलब बंगाल पर रूल करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी पीछे किसकी कहानी थी। अब एक्चुअल में यहां पर स्टार्टिंग होती है कि कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल। तो सबसे पहले कॉलोनियल रूल जो है बच्चे, वो बंगाल से स्टार्ट हुआ था। बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राई टू रीऑर्डर द रूलर सोसाइटी, एस्टैब्लिश द न्यू लैंड राइट एंड द रेवेन्यू सिस्टम। अब देखो, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, इंडिया आने के बाद से और सेटल्ड होने तक काफी टाइम तो इनको लगा,
लेकिन बच्चे साथ साथ में इनको स्टैब्लिश होने में, इनको सेटल्ड होने में तो काफी टाइम कंज्यूम हुआ, साथ साथ में इनके पैसे भी कंज्यूम हुए। इनके पास अब ये खाली हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटेन पार्टिसिपेट कर रहा था तो एक तो पहले वैसे खाली हो गया था, अब इनको मनी की जरूरत थी, अब इनको पैसों की जरूरत थी, क्योंकि जितना भी नुकसान हुआ था 2 वर्ल्ड वॉर में, 2 वर्ल्ड वॉर हुई थी, जितना भी नुकसान हुआ तो उसको कंपनसेट तो करना था ना, पैसे तो आने थे दोबारा से। तो ब्रिटेन और फ्रांस ये दो ऐसी कंट्री थी जिन्होंने अलग अलग देशों को अपनी वहां पर रूलिंग स्टैब्लिश की, अपना वहां पर रूल बनाया, उनको कॉलोनी बनाया अपने, और वहां के रिसोर्सेज को यूज करते करते खुद तो रिच बन गई और बाकी को पुअर कर दिया, है ना। ये दो कंट्री ऐसी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया आती है और सबसे पहले उसने बंगाल पर जो है वो अपना रूल स्टैब्लिश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राई टू ऑर्डर द रूलर सोसाइटी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस रूलर सोसाइटी को कब्जे में करना है, ठीक है। तो अब ये जो कंपनसेट करना था, पैसा कहां से आएगा, तो बहुत सोचा उन्होंने, यार ऐसा कौन सा तरीका अपनाए जिसकी वजह से हमारे पास पैसा भी आए और हम धीरे धीरे यहां पर रूल करना भी स्टार्ट कर लें। इनको और कोई नहीं दिखाई दिया। बहुत डिस्कशन के बाद, काफी डिस्कशन होने के बाद में इनको एक ही रास्ता सूझता है, और वो रास्ता क्या था कि यहाँ के राजा को, यहाँ के जमींदार को, यहाँ के हेड को हम पकड़ते हैं इन द सेंस कि यहाँ के उनको मीडिएटर बनाते हैं। हम उनको क्या करेंगे, हम रेगुलर उनको पैसे देंगे, सैलरी देंगे, जो भी उनका होगा, ठीक है, उनको कमीशन भी दिया करेंगे, वो हमारा काम करेगी। इस तरह से हमें एक तरह से एक हमारी अर्निंग भी होती रहेगी और हम धीरे धीरे अपना काम भी स्मूथली तरीके से करते रहेंगे, हमारे पास पैसा भी आएगा और धीरे धीरे हम रूल भी करते रहेंगे। तो इनको एक ही रास्ता नजर आया, दैट मीन्स कि जमींदार का, राजाज का, ठीक है। तो देयर वाज एन ऑक्शन, तो एक ग्रैंड ऑक्शन होती है, ठीक है। तो 1797 में एक ग्रैंड ऑक्शन होती है। ऑक्शन किसको बोलते हैं बच्चे, नीलामी को बोलते हैं, ठीक है। तो नीलामी होती है, लैंड ऑक्शन होता है, मतलब जिसमें जमीनों की बोली लगाई जाती है, नीलामी होती है। तो बुर्दवान में, जो आज के प्रेजेंट टाइम में इसको बर्दवान कहा जाता है, ठीक है। तो 1797 में एक ऑक्शन होता है विच वाज पॉपुलरली नोन एज, और इसी को ही, इस बुर्दवान लैंड ऑक्शन को ही क्या कहा जाता है, ग्रैंड पब्लिक इवेंट कहा जाता है, ठीक है। 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है ये। तो कंपनी फिक्स द रेवेन्यू, इसमें क्या किया था, एक्चुअल में ये जो ऑक्शन हुई थी इसके पीछे रीजन क्या था, तो हमारे चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से होती है। इसके पीछे की हिस्ट्री पहले बाद में बताई गई है, लेकिन पहले इन्होंने एक मिस्ट्री बना दी है, एक सीक्रेट यहां पर रखा है कि किस तरह से क्यों होती है ये ग्रैंड, जो एक लैंड ऑक्शन होती है, ग्रैंड पब्लिक इवेंट होता है, जो कि लैंड ऑक्शन था, वो क्यों रखा गया था। बच्चे होता क्या है कि 1793 में, मैं क्या कह रही हूं, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में एक टैक्स लागू किया, रेवेन्यू टैक्स लागू किया, और उसका नाम क्या था, परमानेंट सेटलमेंट, जिसको कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त। उनके पास एक ये ऐसा जरिया था कि हमारे पास फिक्स अमाउंट आता रहेगा और हम उस फिक्स अमाउंट में से कितना हमें एक्सपेंडिचर करना है, कितना हमें खर्च करना है, कितना हमें सेविंग करना है, तो एक फिक्स अमाउंट आता रहेगा। तो इससे हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मैनेज करके चलेंगे। इसी को चलते कॉर्नवालिस ने क्या किया कि 1973 में एक परमानेंट सेटलमेंट लागू करते हैं, जिससे उनके पास एक फिक्स अमाउंट आता रहेगा और वो उस फिक्स अमाउंट को लेकर के अपने बाकी के जो भी प्लान और प्रोग्राम्स होते हैं वो उसके जरिए चलाते रहेंगे, राइट। तो ये थी परमानेंट सेटलमेंट बिकेम द ऑपरेशनल फ्रॉम द ईयर ऑफ 1793। ऑक्शन कब होता है, 1797 में, लेकिन ये इसकी जड़ क्या थी, रूट क्या थी, ये जड़ ये थी 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को लागू करना। इस परमानेंट सेटलमेंट के जरिए क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट के जरिए ये कहा गया था कि अगर यहां पर राजा, यहां पर तालुकदार, या यहां पर जो भी इनका मीडिएटर बनेगा, वो अगर अपना रेवेन्यू, अपना काम ठीक से नहीं करेगा, तो जमींदार की, जो भी था, जिनको मीडिएटर बनाया था, खासकर के जमींदार को बनाया था, तो उनकी जमीनों को नीलाम कर दिया जाएगा और उस नीलामी से जो पैसा आएगा हम उसको कंपनसेट करेंगे। नहीं समझ में आया, सुनो मेरी बात, फिर से सुनो। द प्रॉब्लम ऑफ द अनपेड रेवेन्यू, द ब्रिटिशर्स। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं कनेक्ट करके चलूंगी पीछे, ठीक है। वो क्या था, कनेक्टिविटी क्या थी। देखो बच्चे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल आती है और बंगाल पर रूलिंग अपनी स्टैब्लिश कर देती है, तो इनको क्या होता है, जमींदार को ये लोग मीडिएटर बनाते हैं। तो ये क्या है, जमींदार। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ क्या थी, ईस्ट इंडिया, ठीक है। एक तरफ क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो दूसरी तरफ कौन थे, जमींदार थे। तीसरी तरफ कौन थे, फार्मर थे। ध्यान से देखना बच्चे, अब इन तीनों की ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो तीकड़ी बन रही है, ये कैसे काम करेगी।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला जमींदार को कि तुम हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके दोगे फार्मर से, फार्मर तुम्हें रेवेन्यू कलेक्शन देगा और यहां से फार्मर से लेकर तुम हमें दोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दोगे। हम ये डिसाइड करेंगे कि तुम्हें कितना रेशो देना है, तुम्हें कितनी परसेंटेज देनी है, कितना कमीशन देना है और तुम्हारी सैलरी है वो अलग। तो ये जमींदार क्या करता है, जमींदार फार्मर से कलेक्शन करता है, फार्मर से कलेक्शन करके फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। ठीक है, समझ में आ गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ठीक है थोड़े दिन तो देखा कि फार्मर कभी ऐसा होता था कि फेमाइन आ जाती थी, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती थी, बाढ़ आ जाती थी तो उनकी फसल खराब हो गई, कभी सूखा पड़ जाता था तो फसल नहीं होती थी, कभी ओले पड़ जाते थे तो उनकी फसल खराब हो जाती थी। तो इस सिचुएशन में फार्मर कहाँ से उनको रेवेन्यू देंगे, उनके पास तो है ही नहीं, अनाज ही नहीं होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगी, तो वो लोग कहाँ से रेवेन्यू देंगे उनको। तो कई बार ऐसा होता था कि फार्मर बोल देता था कि भाई अब की बार नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको डबल दे देंगे अगर हमारी फसल अच्छी हुई तो। ठीक है, तो थोड़ा सा जमींदार क्या करता था कि कई बार तो ऐसा होता था कि जमींदार खुद अपने पॉकेट से भर देता था, लेकिन कब तक उसको डिपॉजिट करता, उसको नुकसान भी होने लगा क्योंकि ऐसे बार बार नहीं चलेगा, एक दो बार ठीक है देख लिया नहीं चलेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जमींदार को बोला भाई तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तो अब ये जो हमें नुकसान हुआ है, रेवेन्यू जितना देना था तुमने उतना रेवेन्यू नहीं दिया है। जमींदार ने कहा जब फार्मर ही मुझे नहीं देगा रेवेन्यू तो मैं आपको कहां से दूंगा, हमें नहीं पता, वी वांट रेवेन्यू टैक्स, हमें जो है वो रेवेन्यू टैक्स चाहिए, कैसे भी करके ला के दो, चाहे तुम अपनी पॉकेट से भरो, चाहे तुम अपनी जमीनों को बेचो, चाहे तुम फार्मर से कलेक्ट करो, जैसे भी करो, एनी हाउ हमें रेवेन्यू चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी जमीनों को, एक एग्रीमेंट साइन करा लिया था जब इसको ड्यूटी सौंपी गई थी, इसको मीडिएटर बनाया गया था, तो ये भी लालच में आ गया था कि मुझे यहाँ से भी, मैं फार्मर से भी ऊपर से 1-2% जो है वो एक्स्ट्रा लिया करूंगा, इधर से मुझे सैलरी मिलती रहेगी, कमीशन मिलता रहेगा, ये भी लालच में आ गया था। तो एग्री हो जाता है काम करने के लिए। तो फिर होता क्या है कि जब इसको बोला कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी जमीनों को ऑक्शन में डाला जाएगा। ठीक है भाई, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो डालना ही पड़ेगा। तो वो उनकी जमीनों को ऑक्शन में डाल देते थे और उनसे जो पैसा आता था उससे वो उनको कंपनसेट करते थे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो जो है वो क्रिएट होता है, एक सीन क्रिएट होता है जमींदार के थ्रू। ठीक है, तो ये कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। तो ब्रिटिश ऑफिसर दैट एग्रीकल्चर ट्रेड एंड रेवेन्यू, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कहा एक एग्रीकल्चर के ही थ्रू, राइट, एग्रीकल्चर ट्रेड और रेवेन्यू सोर्सेज द स्टेट कुड बी डेवलप्ड बाय द एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर ही था, लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर में बिजी रहते थे, तो अगर हम एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे तो हमें वहां से रेवेन्यू अच्छा खासा मिल सकता है। अगर हम जमींदार को मीडिएटर बनाएंगे, जमींदार फार्मर्स को इंकरेज करेगा कि यार तुम प्रोडक्शन अच्छी करो, इसके लिए तुम्हें जो भी अच्छी किस्म के बीज चाहिएंगे, तुम्हें फर्टिलाइजर्स चाहिएगा, तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा ना। पैसे वो फ्री में नहीं देता था, मनी लैंडिंग करता था, इंटरेस्ट पे पैसे देता था वो भी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने फार्मर्स को एनकरेज किया, जिसकी वजह से उनके पास एक फिक्स अमाउंट आता रहे, उनकी भी अर्निंग होती रहे, जमींदार को भी फायदा होता रहे, भाड़ में जाए फार्मर्स, उनको कुछ भी होता रहे, कोई मतलब नहीं है। फार्मर्स को बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। कंपनी फेल्ट दैट रेवेन्यू फिक्स, अब कंपनी ने सोचा कि अगर हमारे पास रेवेन्यू फिक्स अमाउंट आता रहा, इट विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल इन्वेस्ट द एग्रीकल्चर एज मीन्स द मेकिंग ऑफ, कि हमारे पास परमानेंट फिक्स अमाउंट आता रहेगा, फिर हम अपने आगे की प्लानिंग करते रहेंगे और किस तरीके से हमारी आगे की प्लानिंग जो होगी वो सुपर डुपर होगी, जिससे हमारे पास और पैसा आएगा। ठीक है, अब आता है रीजन फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ जमींदार। जमींदार के पास पेमेंट ना आने का रीजन क्या था, तो मैंने बताया आपको कि कई बार फसल खराब हो जाती थी, कई बार फ्लड आ जाती थी, कई बार ड्रॉट आ जाता था, तो कई बार जो है वो फसलों पे दीमक वगैरह लगते हैं ना, जो पेस्टिसाइड्स कीड़े वगैरह होते हैं, तो फसल खराब हो जाती थी। तो इस सिचुएशन में फार्मर उनको पे नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो और साथ साथ में बहुत ज्यादा रेवेन्यू टैक्स जो है बहुत हाई इम्पोज किया हुआ था, मतलब एक बहुत ही, जिसको कि पे करने में फार्मर्स को मुश्किल होती थी। ठीक है, प्रॉब्लम होती थी कि अगर हमने इतना सारा अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया या जमींदार को दे दिया, तो हम क्या तो सेल करेंगे मार्केट में, क्या हम अपनी फैमिली को खिलाएंगे, तो बहुत सारी उनको प्रॉब्लम होने लगी। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम में आने लगे। जमींदार वर ऑल्सो ट्रीटेड बाय द स्ट्रिक्ट लॉ, जमींदार के ऊपर भी बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ लगाया गया, सख्त कानून बनाया गया कि अगर तुमने सनसेट लॉ उस पर इंपोज किया गया। सनसेट लॉ क्या था,
मतलब सूरज ढलने से पहले पहले। अगर मान लो उन्होंने, एक छोटी सी बात है, अगर तुम्हें दिया गया है कि तुम्हें 10th डेट, 10th कोई भी मंथ की डेट होगी या ईयरली जो होगी, कि तुम्हें साल के 10 फरवरी को, 10 मार्च को तुम्हें रेवेन्यू हर हाल में देना है, और वो भी सनसेट होने से पहले पहले अगर तुम्हारा रेवेन्यू हमारे पास आ गया तो ठीक है। अगर तुमने सनसेट के बाद भी दिया, या तुमने सोचा कि मैं मॉर्निंग में आकर दे दूंगा, नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो तुम्हारी जमीनों को नीलाम कर दिया जाएगा। which was completely regardless of the harvest. According to this law, जमींदार had to pay the revenue sunset to the specified date. तो उसको जो specified date दी गई है, डेट बताई गई है, उसी में क्या करेगा, उसी में वो उसको रेवेन्यू को देगा। अदरवाइज जमींदार was liable to be auction. तो फिर जमींदार की जो लाइबिलिटीज होती हैं, जमीन होता है या उसके ट्रैक्टर्स हैं या उसके बैल हैं या उसके कुछ भी है, जो भी उसकी लाइबिलिटीज हैं, उनको नीलाम कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। लिमिटेशंस इम्पोज ऑन द जमींदार बाय द कंपनी। क्योंकि जमींदार जो था वो गांव का मुखिया होता था, तो उसके पास पहले ही, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले ओवरऑल पूरा का पूरा जो चार्ज था वो जमींदार के हाथ में होता था। तो जमींदार बहुत तरह के काम किया करता था, जैसे बहुत तरह की पावर उनके हाथ में थी। जैसे मान लीजिए रेवेन्यू कलेक्शन का भी वही देखता था, राइट। छोटे मोटे पुलिस का काम भी वही कर लेता था, कोर्ट कचहरी का काम भी वही कर लेता था, राइट। तो 2-4 अपने साथ में बॉडीगार्ड भी रखता था, छोटी मोटी आर्मी भी रख लेता था। ठीक है, और जो ये टोल टैक्स वगैरह होते हैं, चुंगी टैक्स हो गया, कि एक स्टेट से दूसरे, एक जगह को दूसरी जगह से मतलब जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए जो टैक्स पे करना होता था, उसको भी वही लेता था। जो चार्जेबल होता था, कि पंचायत जो भी झगड़ों का निपटारा करती थी तो एक के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती थी, तो जो भी पेनल्टी का अमाउंट होता था वो सारा का सारा जमींदार के पास जाता था। इस तरह जमींदार के पास पैसा भी होता था, लैंड भी होती थी, पावर भी होती थी, तो सब कुछ होता था। तो ओवरऑल इंचार्ज वही होते थे, राइट। तो जमींदार वर इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। जमींदार कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बट क्या बट इट इज ऑल्सो वॉन्टेड टू कंट्रोल द रेगुलेट दैम, द सबड्यू देयर अथॉरिटी, द रिस्ट्रिक्ट देयर ऑटोनॉमी। तो अब ये बात उनको डाइजेस्ट कैसे होगी कि इनके पास तो बहुत पावर है जमींदार के पास, इनकी पावर को खत्म करना चाहिए। और वो खत्म कैसे करेंगे? तुमने एक तो अपना काम ठीक से नहीं किया, जमींदार को बोला कि तुम ये जो इतना जो तुम फन्ने खा बन रहे हो ना, तो अपनी पावर को, तुम्हारे तो पर काटने पड़ेंगे और तुम्हारी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जमींदार से धीरे धीरे उसकी पावर छीनते चले गए। ठीक है, तो जो भी जमींदार के अंडर में जो भी काम करते थे, या जो भी उसके अंडर में जितनी भी पावर थी, वो धीरे धीरे सारी उनसे छीन गए। अब जमींदार को तो दिमाग खराब हो गया, यार ये तो काम बहुत बेकार हो गया, मैं तो कंपनी में के उसे कांटेक्ट में आने के बाद मैं तो बिल्कुल खाली हो गया हूँ। ठीक है, तो जमींदार क्या करेगा? अब जमींदार ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, अब वो आगे क्या करेगा देखना। जमींदार लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज द लोकल जस्टिस ऑफ द लोकल पुलिस। अब जमींदार से लोकल जस्टिस की पावर भी छीन ली गई। जो झगड़ों का निपटारा, जो मेन वो होता था ना, डिसीजन होता था, फाइनल डिसीजन होता था, वो जमींदार लेता था, वो पावर छीन ली गई। ठीक है, उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत पुलिस, लोकल पुलिस का काम कर लेता था, वो पावर भी छीन ली गई। ठीक है, जो टैक्स, टूल टैक्स आता था, वो पावर भी छीन ली गई। आर्मी को भी डिसबैंड कर दिया गया, तो आर्मी भी नहीं रख सकते हो। राइज ऑफ द जोतेदार। अब इस तरीके से धीरे धीरे जब वो लॉस में आने लगे कि बहुत हो गया यार, यहाँ तो रहना ही बिल्कुल मुश्किल हो रहा है, तो वो लोग गांव छोड़ करके सिटीज की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, गांव छोड़ करके सिटीज की तरफ अब गांव खाली हो गया, कोई हेड रहा नहीं, उसको रिप्लेस कौन करेगा? उसको रिप्लेस करेंगे जोतेदास। ठीक है, उसको कौन रिप्लेस करेगा? जोतेदार रिप्लेस करेंगे उसको। जोतेदार कौन होते हैं? द ग्रुप ऑफ द प्रोस्पेरियस फार्मर। जो जोतेदार रिच फार्मर्स होते थे, धनी किसान होते थे, उनके ग्रुप को जोतेदास बोला गया। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज द जोतेदार। जोतेदार वर क्लास ऑफ द रिच पेजेंट्स। जोतेदार कौन होते थे? रिच क्लास के जो पेजेंट्स होते थे, वो होते थे धनी किसान। दे एक्वायर्ड वास्ट एरिया ऑफ लैंड। उन्होंने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि पैसा तो था ही उनके पास में, पैसे से जमीन खरीदते रहे और गांव के मुखिया बन बैठे। किसको रिप्लेस किया? जमींदार को। ठीक है, ट्रेड, उनका ट्रेड पर भी, मनी पर भी, सारी जगह पर उनका कंट्रोल हो गया। देयर लैंड वाज कल्टिवेटेड थ्रू द शेयर क्रॉपर नोन एज द अधियार और द बारग्रेडर्स, राइट। तो देखो, देयर लैंड वाज कल्टिवेटेड, उनके खेतों में काम किया जाता था या उनके खेतों में फसल उगाई जाती थी। तो जो उनके खेतों में काम करते थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको अधियार कहा जाता था। ठीक है,
उनको शेयर के पर काम करते थे कि तो खेत तुम्हारे होंगे, हम यहाँ पर मेहनत करेंगे, तो शेयर जितना होगा उसको आपस में बांट लेंगे। तो इस तरह का जो शेयरिंग पार्टनर होता था उसको अधियार कहा जाता, तो उसको बैरगेटर्स भी कहा जाता था। दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि द रेसिस्टेंस ऑफ द जमींदार। अब जमींदार की क्या रेसिस्टेंस थी? द प्रिविलेंट ऑफ द वीकेंड एंड देयर अथॉरिटी, जमींदार टुक सीरीज द स्टेप लाइक द फिक्शन सेल। मैंने कहा ना कि जमींदार ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। अब जमींदार क्या तरीका अपनाएगा? जमींदार तरीका अपनाएगा कि यार इन्होंने मेरे से मेरी पावर भी छीन ली और धीरे धीरे ये लैंड भी छीनते जा रहे हैं, इनको मैं बताता हूँ ये कैसे मेरी लैंड को लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? जमींदार ने फिक्टिशियस सेल लगा दी। फिक्टिशियस सेल क्या होता है बच्चे? जो भी उनकी लाइबिलिटीज होती हैं तो वो अपने जो भी उनकी घर में फीमेल होंगी ना उनके नाम कर देते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक कानून बनाया गया था कि जो भी प्रॉपर्टी, चाहे जमीन है चाहे वो और कुछ है, अगर वो लेडीज फीमेल के नाम होगी तो उसको ऑक्शन में नहीं डाला जाएगा। यहाँ पर उसने पॉइंट पकड़ा जमींदार ने और अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो फीमेल के नाम करा दी और वो तो जमीन उसकी ऑक्शन में नहीं डाली जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका था। विदाउट होल्डिंग रेवेन्यू डेलिबरेटली थ्रेटिंग एंड द intermediating the people outsider जमींदार they tried to board the estate। एक तो ये तरीका था कि फिक्टिशियस सेल में डाल दिया कि जमीन जो है अपनी उनके नाम कर दी। दूसरा तरीका क्या अपनाया कि जो भी आउटसाइडर आते थे गांव में उनकी लैंड को परचेज करने के लिए, जोतेदार हो गए या कोई भी आउटसाइडर आते थे, तो उनको गांव के बिल्कुल जो एंट्री गेट होता है ना गांव का, जहां से मेन एंट्री गेट स्टार्ट होता है, तो वहीं से ही उनके 4-5 वो लठियाल होते थे, उनको खड़ा कर देता था कि अगर कोई भी आउटसाइडर आए ना तो उनके मार मार के ना, डंडे मार मार के उनके हाथ पैर तोड़ देना। ठीक है, एक दूसरा ये तरीका अपनाया। तीसरा तरीका क्या था कि वो जो भी उनके ऑक्शन में जो भी लैंड को परचेज करने वाले बैठे होंगे तो वहां पर अपने ही भाड़े के आदमियों को बिठा दिया करता था कि तुम्हें क्या करना है। उनको बोल दिया था स्ट्रिक्टली, तुम्हें क्या करना है, ऊंची से ऊंची बोली लगानी है, पैसे मुझे देने हैं ना, लैंड भी मेरी होगी, पैसे मुझे देने, तुम्हें मैं ये पैसे देता हूं, जाकर तुम्हें ये काम करना है। तो भाड़े के आदमी बिठा देता था वहां पे। तो फिर वो जाते जितनी जितनी हाई बोली लगाते थे, तो सबसे हाई बोली किसकी लगती थी? जमींदार के भाड़े के लोगों की लगती थी। और फिर उससे क्या होता था कि पैसा भी उनका हो गई, जमीन भी उसकी हो गई, इस तरह से तो जमीन उनके पास रह जाती थी। तो इस तरीके से अपनी जमीन को, अपनी प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए जमींदार इस तरह के काम किया करता था। बात आ गई समझ में? अब आई होप सो कि समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जब जमींदार ने इस तरह का काम किया तो कंपनी लॉस में आने लगी। कंपनी लॉस में आने लगी तो जब ये रिपोर्ट बना करके कंपनी जब इंडिया आई थी ना, तो एक तरह का प्रॉमिस करके आई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि हम हर साल आपको रिपोर्ट बना करके देंगे, कितना हमने खर्च किया, कितना सेव किया, कैसे हमने क्या क्या एक्टिविटीज की, तो पूरा रिकॉर्ड बना के, पूरी रिपोर्ट बनाकर हम आपको देंगे। तो सेम ऐसी रिपोर्ट बनाकर दी जाती है जिसको कहा जाता है 5th रिपोर्ट, जो कि कब हुई थी? 1813 में। ठीक है, 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट भेजी जाती है। तो उस पर ये क्वेश्चन करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट कि अब की बार ये जो नुकसान हुआ ये क्यों हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है कि जमींदार ने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो उसकी ज़मीनों को उसने बहुत ही चीटिंग तरीके से, उन्होंने हमारे साथ चीट किया और अपनी ज़मीनों को अपने नाम ही करा लिया इस तरीके से। तो वो सारा उन्होंने बोल दिया, बोल हम नहीं जानते हैं, तुम्हें वहां पर ट्रेडिंग करने के लिए भेजा था, तुम्हें वहां पर प्रॉफिट गेन करने के लिए भेजा था, तो पहले जैसा प्रॉफिट आ रहा था वो अब नहीं आया, क्यों? तो उन्होंने बोला ऐसी ऐसी बात है। British Parliament forced the company to produce the regular report on the administration of India and the appointed committee to inquire। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है और उन्होंने एक कमेटी को ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा, इंक्वायरी के लिए भेजा। It became the basis on the interest the parliamentary debate। तो पार्लियामेंट में डिबेट होती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ क्रिटिसाइजर्स भी होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आ रही थी तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा आपको रिपोर्ट बनाकर देते रहेंगे, हर साल आपको रिपोर्ट देते रहेंगे, प्रॉफिट भी देंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये एंश्योरिटी ली गई ब्रिटिश पार्लियामेंट से कि हमारे अलावा इस ब्रिटेन से कोई और कंपनी ट्रेड करने के लिए इंडिया में नहीं जाएगी। पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ठीक है कि तुम्हारे अलावा कोई दूसरी कंपनी वहां पर नहीं जाएगी, ये हम आपको एश्योरिटी देते हैं।
ठीक ठाक चलता रहा, अच्छा चलता रहा। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब ये 5th रिपोर्ट सौंपी गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्रिटिसाइजर थे, जो अगेंस्ट थे, वो भी तो बैठे होंगे ना। उन्होंने कहा कि तुमने ही भेजा था ना इनको तुमने ही भेजा था कि प्रॉफिट बहुत अच्छा गेन करके लाएंगे, अब देखो जरा कि इन्होंने कितना लॉस किया है, इनको हटाओ, उनकी जगह हमें भेज दो, हम तुम्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करके देंगे, हम तुम्हें बहुत प्रॉफिट देंगे, बहुत सारा पैसा ला करके देंगे, तो इनको हटाओ और हमें वहां पर भेजो। ठीक है, अब ठीक है, वो बात की बात में देखी जाएगी। तो इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी जो है वहां पर भेजी जाती है। तो द अकाउंट ऑफ द बुकानन, ठीक है, अब यहाँ पर हम बुकानन की बात करते हैं। तो बुकानन कौन थे बच्चे? फ्रैंकिस बुकानन undertook the detailed survey of the area under the jurisdiction of the British East India Company. बुकानन जर्नी वाज स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी। बुकानन की जर्नी को जो है स्पॉन्सर किया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। स्पॉन्सर जानते हो ना, उनका जो भी खर्चा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको स्पॉन्सर करेगी। इट वाज प्लान अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है, ही हैड स्पेसिफाइड द इंस्ट्रक्शंस अबाउट व्हाट ही हैड लुक फॉर द एंड ही हैड टू रिकॉर्ड, कि वो चीजों को वहां पर देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर जाकर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा। बुकानन ऑब्जर्व द, बुकानन ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी वहां के, मतलब इंडिया आया कि देखते हैं यार यहाँ की मिट्टी कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्टिलाइजर्स, मतलब इसकी फर्टिलिटी कम है जिसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई है। तो उसने वहां की सोइल्स को, ठीक है, तो स्टोन को उसने स्टडी किया, रॉक्स को स्टडी किया, डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल स्टडी किया, राइट, जिसको स्ट्रेटियोग्राफी बोलते हैं, मिनरल्स को स्टडी किया, स्टोन एंड दैट वर द कमर्शियली वैल्यूएबल। और बहुत सारी चीजें ऐसे थी जो इंडिया में उनको देखने को मिली कि हाँ भाई, इंडिया तो वाकई में बहुत रिच ऑफ सोर्सेज है, तो काफी सारे इसमें मिनरल्स पाए गए हैं जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो सकता है। लेकिन हुआ क्यों नहीं, क्या रीजन क्या था? तो पोस्टल एरियाज ऑफ बंगाल, ठीक है, पोस्टल एरिया, दो पेस्ट्रल, पोस्टल नहीं है, पेस्ट्रल है। पेस्ट्रल का मतलब होता है जो भी ग्रेजिंग एरिया होता है, पशुओं को चराने का जो ग्रेजिंग एरिया होता है। तो जो पेस्ट्रल एरियाज होता है बंगाल में, जो ग्रासी लैंड होता है, उसके बारे में बताया गया है, हिली एरियाज, ग्रासी एरियाज। विद ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, सेटल्ड कल्टिवेशन एक्सटेंडेड एंड रीच द एरिया ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, राइट। तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया वहां पर सेटल्ड कल्टीवेशन धीरे धीरे होने लगी। सेटल्ड कल्टीवेशन किसको कहते हैं? पहले ऐसे होता था कि लोग थोड़े दिन एक जगह पर रहते थे, वहां पर जब रिसोर्सेस खत्म हो जाते थे, उनको यूज करते करते तो वह खत्म हो गई, तो एक जगह से रिसोर्सेस खत्म हो जाते थे तो फिर दूसरी जगह जाते थे, फिर दूसरी जगह पर रिसोर्सेस खत्म हो जाते, इस तरह से वो चेंज होते रहते थे। लेकिन अब वो टाइम आ गया, जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया वैसे वैसे वो लोग एक जगह पर स्टे करके और खेती बाड़ी करने लगे। जहां पर उनके खेत होंगे, फील्ड्स होंगे, अब वो वहीं पर सेटल हो जाएंगे। तो अब ये टाइम आ गया था। अब ये क्या करते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्वेलोइंग अप पैस्चर्स एंड द फॉरेस्ट इन द राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स की पहाड़ियों पर इन्होंने देखा कि वहां पर पहाड़ियाज रहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है, वॉज डन विद द हेल्प ऑफ द हो किसको कहते हैं बच्चे? वो जो कस्सी फावड़ा वो होता है ना, तो वो जो पहाड़िया लोग थे वो हो एग्रीकल्चर को वो प्रेफर किया करते थे, ठीक है। वाइल सेटल्ड कल्टीवेशन वॉज डन बाय द प्लो। और ये जो सेटल्ड कल्टीवेशन है, सेटल्ड कल्टीवेशन का मतलब होता है एक जगह पर अब वो रुक करके खेती बाड़ी करने लगे थे, और वो जो खेत होते थे वो प्लो से इस पे यूज होता था। एक तरफ तो था कि पहाड़िया, कस्सी, फावड़ा ये सब यूज करते थे, दूसरी तरफ था कि लोग बैलों के पीछे वो हल लगा करके और अपने खेतों को प्लो किया करते थे। ये होती है सेटल्ड कल्टीवेशन। और वो कौन सी होती है? हो कल्टीवेशन, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होग से की जाती थी और सेटल्ड कल्टीवेशन जो कि प्लो से की जाती थी। मेरी बात समझ में आ गई? फिर से सुन लो। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी, जो पहाड़िया लोग करते थे, उसमें उनका हो का यूज होता था, फावड़े, कस्सी इनका यूज होता था। और जो सेटल्ड कल्टीवेशन होती है उसमें प्लो का यूज किया जाता था, हलों का यूज किया जाता था खेतों को जोतने में, ठीक है। ओके, तो इन द हिल्स ऑफ द राजमहल। अब राजमहल पहाड़ियों पर क्या होता है यहां पर देखना। तो फ्रैंकिस बुकानन, अब यहां पर बात थोड़ी सी आती है कि फ्रैंकिस बुकानन कौन थे। तो फ्रैंकिस बुकानन जो थे बच्चे, वो बाय प्रोफेशन एक फिजिशियन थे, ठीक है। ट्रेवल थ्रू द राजमहल हिल्स। तो फिजिशियन कौन होते हैं? डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि फ्रैंकिस बुकानन अ फिजिशियन ट्रेवल थ्रू द राजमहल हिल्स। तो ये
राजमहल हिल्स पर ट्रैवल करते हैं, वहाँ की उसको देखते हैं, सब सारी चीज़ों को एग्जामाइन करते हैं। सो एंड ही गेव एन अकाउंट अबाउट इट। तो फिर वो राजमहल पहाड़ियों पर, राजमहल हिल्स पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि ओरिजिनली इन द राजमहल हिल्स पहाड़ियाज लिव। तो सबसे पहले राजमहल हिल्स पर पहाड़िया लोग ही रहते थे, ऐसा उन्होंने बताया। दे लिव्ड ऑन द हंटिंग। वो कैसी एक्टिविटी करते थे? वो जंगलों में हंटिंग करते थे, शिकार वगैरह करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे जो हो से होती थी, ठीक है, फूड गैदरिंग किया करते थे। वाज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। ये पूरी की पूरी एक्टिविटी फॉरेस्ट से कनेक्ट करती थी। इट लास्ट इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते, मतलब 1890 से और 1900 के बीच में आते आते, ब्रिटिश एनकरेज द फॉरेस्ट क्लियर जमींदार। तो ब्रिटिशर्स ने एनकरेज किया जमींदारों को कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि लोग जो है वो जंगलों को साफ करके और उसको खेती के लायक बनाए। क्योंकि अगर खेती बाड़ी करेंगे तो उनसे कल्टीवेशन अच्छा होगा, मतलब एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन अच्छा आएगा, तो अल्टीमेटली जमींदार को भी फायदा होगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फायदा होगा। ठीक है, जमींदार और जोतेदार स्टार्टेड टू टर्न द अनकल्टिवेशन लैंड इनटू द राइस फील्ड। अब जमींदार और जोतेदार ने क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर के, कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी, जहां पर कुछ नहीं, सिर्फ वो घास फूस थी, बड़ी बड़ी झाड़ियां सी थी, और फिर मतलब उसको क्या करना है, क्लीन करके उसको फील्ड, उसको कल्टीवेशन के लायक बनाना है। एज सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड, जैसे जैसे सेटल्ड एग्रीकल्चर की लैंड को एक्सटेंड किया गया, क्योंकि वहां पर संथाल कम्युनिटी आ गई थी, उनको लालच दिया गया, तो जैसे कि तुम्हें यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेटल होने के लिए हम लोग तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देते हैं, तो तुम्हें बस सिर्फ हमारी इतनी सी बात माननी है कि ये जो फॉरेस्ट्री एरिया है ना, तुम इसको क्लीन कर दो, क्लियर कर दो, पूरा साफ सफाई करके, और इस पर तुम लोग खेती बाड़ी करो। ठीक है, ये हमारी तरफ से तुम्हारी फ्री दी जाती है, कोई तुमसे पैसा नहीं ले जा रहे। ठीक है, उनको इनकरेज करते हैं कि तुम लोग ना बहुत अच्छे से, एकदम अच्छे से रहना है, तुम्हें अच्छे से एग्रीकल्चर करना है, सब कुछ है, तो उनको थोड़ा थोड़ा सा लालच में आने लगे। द एरिया अंडर द फॉरेस्ट एंड द पैस्चर कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो दिस शार्पन इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पहाड़ियाज। अच्छा, जो फॉरेस्ट एक्टिविटी होती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो बैन कर दिया कि तुम जो है वो अब किसी तरह की फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं करोगे। अगर तुम करोगे तो वो इलीगल मानी जाएगी और तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि दिस शार्पन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पहाड़ियाज। अब जब सांथाल कम्युनिटी के लोग आ गए, ध्यान से देखना मैं क्या कह रही हूं, ये जो राजमहल हिल्स थी बच्चे, मैं क्या कह रही हूं, ये जो राजमहल हिल्स थी, अब ये मान लो ये राजमहल हिल्स है, इसके इस वाले पार्ट पर तो कौन रहते थे, पहाड़ियाज रहते थे। ठीक है, इस वाले पार्ट पर कौन रहते थे, पहाड़ियाज रहते थे, और इस वाले नीचे वाले पार्ट पर जहां पर जंगल ही जंगल था, वहां पर उसको क्लियर करने के बाद सांथाल लोग यहां पर रहने लगे। कौन रहने लगे बच्चे, सांथाल लोग यहां पर रहने लगे, क्योंकि ये साफ सफाई करके अपना लैंड एक्सपेंड किए जा रहे थे। सफाई करते करते उनका दायरा बड़ा हो गया, और आए दिन पहाड़िया और सांथाल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे, क्योंकि उनके जो भी पैस्चर्स होते, उनके जो भी पशु होते थे, वो उनके खेतों में चले जाते थे, आग उनकी सारी फसल खराब कर देते थे। फिर उन्हें धीरे धीरे अपनी फेंसिंग लगा ली, वहां पर खेतों को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ में कटीले तारे लगा दी, तो इससे क्या होता था, उनकी फसलें जो है वो बची रहती थी। ठीक है, तो अराउंड द 1780 क्या होता है, 1780 के दशक में क्या होता है, अराउंड द 1780 सांथाल केम इनटू दीज एरिया। 1780 के दशक में सांथाल कम्युनिटी के लोग यहां पर आते हैं। दे क्लियर द फॉरेस्ट एंड द प्लो लैंड। वो उन्होंने, ये भी मैंने बताया ना कि उन्होंने, सांथाल कम्युनिटी के लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट को क्लियर किया और वहां पर सेटल्ड हो गए। सांथाल बिकेम द सेटलर। अब ये वहीं पर अपना सेटल्ड होने लगे, क्योंकि ये उनकी तरह लोग घूमते नहीं रहते थे, एक जगह रिसोर्सेज खत्म हो गए तो दूसरी जगह चले, इस तरह से काम नहीं करते थे। वो वहीं पर रुके, साफ किया, वहां पर पूरे इस एरिया को क्लीन किया, खेती बाड़ी करने लगे और वहीं पर अपना रहने लगे। ठीक है, तो ये कौन थे, ये सांथाल कम्युनिटी के लोग थे। ठीक है, अच्छे है ना, क्या पोज दिया हुआ है देखो। ठीक है, तो जमींदार एंड द ब्रिटिशर्स आफ्टर हैविंग द फेल्ड to subdue the Pahadiyas and transfer into settled cultivators turn into Santhal। ठीक है, turn to Santhal, इनको सांथाल कहा जाने लगा। संथाल appeared to be ideal settler।
ठीक है, संथाल को आइडियल सेटलर बोला गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके कहे मुताबिक काम किया, उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया, ठीक है, द फॉरेस्ट एंड प्लो द लैंड, और लैंड को प्लो करने के लिए उन्होंने लैंड को प्लो करने के लिए उन्होंने प्लो वगैरह यूज किया, मतलब उसको कल्टीवेट करने के लिए, खेतों को जोतने के लिए हलों का यूज किया। आफ्टर द लैंड वॉज ग्रांटेड, जब उनको लैंड ग्रांट हो जाती है, पॉपुलेशन ऑफ सांथाल इंक्रीज एक्सटेंसिवली। अब जब लोग सेटल्ड हो जाएंगे तो धीरे धीरे पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज होगी ना। अब एक फादर के पास जितनी लैंड है, अगर उसके 2-3 बच्चे हो गए तो वो लैंड उसमें डिवाइड हो जाएगी बच्चों में, तो पॉपुलेशन के बढ़ने से रिसोर्सेज की भी तो कमी होगी ना। तो after land was granted, population Santhal increased exponentially and their villages was also increased in number। अब population बढ़ेगी तो एक विलेज बन जाएगा, पहले लोग थोड़े थे तो एक बस्ती सी बनी हुई थी, धीरे धीरे पॉपुलेशन होगी तो वो गांव में कन्वर्ट हो जाएगा, गांव में कन्वर्ट होगा तो 1 गांव 2 गांव 3 गांव इस तरह से उनके गांव बनने लगेंगे, विलेजेस में बनने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द रेवोल्यूशन इन द बॉम्बे डेक्कन। अब होता क्या है कि एक रेवोल्यूशन होता है। क्यों रेवोल्यूशन होता है? जब सारी चीजें अच्छी तरीके से चल रही थी, नहीं, सारी चीजें अच्छी तरीके से चल रही होती तो रेवोल्यूशन होता ही नहीं ना। अब ये रेवोल्यूशन क्यों चला? ठीक है, अब ये विद्रोह सबसे पहले अगर अंग्रेजों के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर कहीं पर छोटा सा भी स्टेप आउट होता है तो वो यहां से होता है, ठीक है। वो क्या था? वन ऑफ द वे टू एक्सप्लोर व्हाट वाज हैपनिंग इन द एरिया बॉम्बे डेक्कन इज टू फोकस ऑन द रिवोल्ट ऑन दैट एरिया। देखो, वन ऑफ द वे टू एक्सप्लोर, ठीक है, एक तो ये इनके पास ऑप्शन था एक्सप्लोर करने का। Happening in the area Bombay Deccan is to focus on the revolt that area rebels express their anger and the fury। क्यों एंगर, क्यों गुस्सा हो गए थे? ये अपनी फ्रस्ट्रेशन इनकी मतलब निकालना चाहते थे। क्यों, कैसे? इनके ऊपर ना धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जमींदार ने, जोतेदार से धीरे धीरे इन पर टैक्स लागू कर दिया। ये बात वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे कि इतनी अच्छी एग्रीकल्चर करते हैं, इतनी साफ सुथरी तरीके से प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकल रहा है, ठीक है, इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इनके प्रोडक्शन जब वो मार्केट में उसको सेल करने के लिए जाते थे तो इनको पैसा अच्छा मिलता था। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग या जमींदार इनसे जो अनाज खरीदते थे उनके दाम कम देते थे, तो ये इन्होंने क्या किया, हम लोग मंडी में सेल करेंगे इसको, मंडी से इनको पैसे अच्छे मिल जाते थे। तो इन पर धीरे धीरे वो चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दी गई कि तुम हमारी परमिशन के बगैर तुम मंडी में ये अनाजों को बेचने के लिए नहीं जाओगे, तुम्हारा जो भी प्रोडक्शन होगा हम खरीदेंगे, ठीक है। एक तो ये था। दूसरा ये था कि लेते बहुत, मतलब जब उनसे खरीदते थे तो बहुत ही कम दामों पर खरीदते, लेकिन इनको जब वो खुद सेल करते थे तो बहुत ज्यादा हाई डिमांड पर लेते थे वो, ठीक है, मतलब उनको सेल किया करते थे। फिर दूसरा, इन पर रेवेन्यू टैक्स लगा दिया गया कि तुम्हें इतना जो है वो टैक्स देना ही देना ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब इनका गुस्सा बढ़ जाता है कि एक तरफ से तो हमारी धीरे धीरे ये जमीनों के ऊपर इन्होंने टैक्स भी लगा दिया, हमारी प्रोडक्शन पर लगा दिया, हमें बैन भी कर दिया कि हमें जो है मार्केट में इसको सेल नहीं करना है। तो काफी सारी चीजों के चलते इनकी जो एक इनका एंगर था, गुस्सा था, अब वो गुस्सा कब तक वो सहते रहेंगे? तो ये एक रिबेल में कन्वर्ट हो जाता है, विद्रोह में। रिवोल्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीजेंट। अब ये रिवोल्ट जो था वो किनकी इंफॉर्मेशन देता है? अबाउट द लाइफ ऑफ द पीजेंट्स। परेशान हो गए थे किसान, बहुत परेशान हो गए थे, टैक्स भी लगाया जा रहा है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया गया, तुम्हें सेल भी नहीं कर रहा है, उनके जो है लैंड रिसोर्सेज को भी कम कर दिया गया, मतलब उनकी जो लैंड का एरिया था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी तो इनका लैंड एरिया भी कम होने लगा था। तो हर तरीके से पीजेंट्स की लाइफ जो मिजरेबल होने लगी। इवेंट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट सरप्रेस द कंट्रोल टू। अब इनके क्या होता है? रिवोल्ट होता है, फिर इस रिवोल्ट के ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती है कि क्यों हुआ। तब पता चला कि लोग गुस्सा थे इनके हाई रेवेन्यू इंपोज करने से, ठीक है, टैक्स को इंपोज करने से। थ्रू द 19th century peasant in the various part of the India rose revolt against the money lender। सबसे ज्यादा गुस्सा था कि अगर मान लो उन्होंने चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, चलो वो बात भी देखी गई, तो अब इनके पास इतना जो प्रोडक्शन होता था उसमें से आधे से ज्यादा तो वो लोग ले जाते थे, थोड़ा बहुत बचता था उनको या तो सेल कर देते थे, क्या अपनी फैमिली को खिलाएंगे। तो उनके लिए वो अपने दोबारा से कल्टीवेशन करने के लिए बीज लाने होते थे, फर्टिलाइजर्स लाने होते थे, खाद वगैरह लानी होती थी, इसके लिए वो मनी
लैंडिंग करवाते थे, मतलब उनको पैसा चाहिए था तो वो लोन ग्रांट करवाते थे। लोन लेने के लिए वो जमींदार के पास जाते थे या फिर जोतेदार के पास जाते थे। वो क्या करते थे कि अपना मनमाना इंटरेस्ट इन पर इम्पोज करते थे कि अगर मैं तुम्हें 1000 रुपीज दे रहा हूं तो उस पर तुम्हें मुझे एक्स्ट्रा 100 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, 100 रुपीज या जितने भी उन्होंने इम्पोज किए थे। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये बहुत ज्यादा उनको वो हाई लगता था, क्योंकि पहले कहते हैं ना कि 100 रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा होते थे, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा थे। तो मनी लेंडर जो है वो अपना मन माना इंटरेस्ट लगा रहा था, और अगर टाइम पर उन्होंने उनको पे नहीं किया तो उनकी जमीनों को जब्त कर लिया जाता था। अब जमीनों को जब्त कर लिया तो वो खाएंगे कमाएंगे क्या वो एग्रीकल्चर करेंगे, क्या काम करेंगे? उनके तो बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। इस तरह से उनकी लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई थी। तो उनका पूरा गुस्सा जो था वो किनके ऊपर था? अगेंस्ट द मनी लेंडर्स। और उनसे 3 साल के लिए बॉन्ड साइन करवा लिया जाता था कि तुम्हें 3 साल के अंदर अंदर तुम्हें ये पेमेंट करना है। अगर पेजेंट मना करता था कि मैं 3 साल में क्यों मैं वो करूं, मैं अगर हो सकता है कि मैं तुम्हें 1 साल में ही तुम्हारा पूरा पैसा चुका दूं, तो मैं 3 साल तुम्हें इंटरेस्ट क्यों दूंगा? बोले नहीं, जबरदस्ती उनसे अंगूठा लगवाया जाता था, क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं थे। तो अंगूठा लगवाया जाता था और उसे 3 साल के लिए बॉन्ड साइन करवा दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हर तरीके से उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। तो इस वजह से ये रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। मूवमेंट बिगिन। अब ये जो मूवमेंट होता है ये स्टार्ट होता है सूपा विलेज से। बच्चे, सूपा विलेज कहां पर है? पूना में, जो आज आप पुणे के नाम से जानते हैं। कब होता है बच्चे? ये होता है 1895 में। ठीक है, अब देखो ये मनी लेंडर के ऊपर जो इनका गुस्सा था, एंड द ग्रेन डीलर्स फॉर एग्जांपल रिवोल्ट अकर्ड। अब ये रिवोल्ट कब होता है? ये होता है 1875 में डेक्कन में। डेक्कन में कब हुआ? दक्कन में हुआ 1875 में। और उसके बाद 1895 में एक मूवमेंट स्टार्ट होता है सूपा विलेज पूना से, जो कि 1895 में हुआ था। वेयर द रैयत फ्रॉम द सराउंडिंग रूरल एरियाज, जहां पर किसान लोग मनी लेंडर के घर को आग लगा देते हैं, उनके बही खाते जला देते हैं, उन पर अटैक करते हैं। इस तरीके से उन्होंने काफी तोड़फोड़ की। ठीक है, रैयत बर्न द बही खातास, लूटेड शॉप एंड द फ्यू इंटेंस बर्न द हाउसेज ऑफ द साहूकार। और उन्होंने साहूकारों को, उन्होंने मनी लेंडर्स के घरों को जला फूंक दिया। ठीक है, तो ना उनके पास बही खाता रहेगा और ना ही उनके पास कोई प्रूफ रहेगा। तो इन द 19th century द ब्रिटिश कंपनी वॉज कीन एक्सटेंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तब जाकर पता चला कि ये नुकसान उनको यहां से हुआ था। तो उसके लिए क्या होता है कि अब हमें किस तरह से अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी इकॉनमी को इंक्रीज करना है, जिससे हमारे पास पैसा है। उसके लिए ब्रिटेन से एक इकोनॉमिस्ट आते हैं जिनका नाम था डेविड रिकार्डो। तो डेविड रिकार्डो ने सजेस्ट किया कि हम लोग ये सारा का सारा ये जितना भी नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान को पीछे चलाते हैं, इसको पीछे छोड़ते हैं। तो आगे क्या क्या प्लान होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। 19th century में ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कीन एक्सपेंड टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू एनेक्स द टेरिटरी दो द टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि हम दूसरी तरह की पॉलिसी, जब एक फ्लॉप हो गई, ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट फ्लॉप हो गया, तो दूसरी तरीके की पॉलिसी लगाते हैं ना, तो वो भी अलग अलग स्टेट्स में। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, तो परमानेंट सेटलमेंट कहां पर लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है बंगाल में। ठीक है, ये कहां किया जाता है? बंगाल में। और अगर मैं बात करूं किसकी? रैयतवाड़ी की। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी? रैयतवाड़ी की। तो रैयतवाड़ी सिस्टम जो है लागू करते हैं कहां पर? रैयत का मतलब होता है किसान। तो ये साउथ इंडिया में, मतलब कि साउथ इंडिया में इस रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया जाता है, जहां पर जमींदार बीच में से हट जाता है, सीधा कॉन्ट्रैक्ट जो है रैयत का, फार्मर का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो जाता है। लेकिन ये सिस्टम लागू किया सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये बंगाल में लागू किया गया था। इसके अलावा एक और सेटलमेंट लागू किया जाता है जिसको कहा जाता है माहलवाड़ी सिस्टम। जिसको क्या कहा जाता है बच्चे? माहलवाड़ी सिस्टम। ये माहलवाड़ी सिस्टम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन जगहों पर लागू किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है, इन जगहों पर लागू किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि वो लोग रेवेन्यू टैक्स से कितना अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी पॉलिसीज जो है वो डेविड रिकार्डो की बताई हुई थी। पॉलिसीज ऑफ द ऑफिशियल वर आल्सो शेप्ड बाय द इकोनॉमिक थ्योरीज आर द सिमिलर विद इट।
80s 20s में क्या होता है, ऑफिशियल वर अंडर द इन्फ्लुएंस द रिकार्डियन आइडियाज। डेविड रिकार्डो वाज द सेलिब्रेटेड इकोनॉमिस्ट इन द इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, जो इस तरह का प्लान करते हैं। रेवेन्यू डिमांड वॉज वेरी हाई, क्योंकि रेवेन्यू डिमांड जो था बहुत ज्यादा हाई था और इसको पे करने में किसानों को उतनी ही ज्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। जो भी पैसा था तो अगर वो आधे से ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते तो वो अपनी फैमिली के लिए किस तरह से जुटा पाएंगे। was very high to it was impossible to pay when the peasant failed to pay revenue crops were seized the fine। तो उनके लैंड को सीज कर लिया जाता था, उनके ऊपर फाइन लगा दिया जाता था, पेनल्टी लगा दी जाती थी, द होल विलेज। अब क्या होता है, 1830s में फेल शार्पली, फेमाइन स्टक। तो बंगाल में फेमाइन आ जाता है, ठीक है। क्या फेमाइन क्या होता है, जैसे वो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ना, कि फसल खराब हो जाती है, महामारी आ जाती है, तो उसमें जो है उसमें 1/3 यानी कि 4 भाग होते हैं ना, तो उसमें से 1/3 जो है वो उसमें स्पॉइल हो जाते हैं। अगर मान लो ये पूरा का पूरा 100% है तो उसमें से 1/3 पार्ट, कौन सा, ये 1/3 पार्ट पूरा का पूरा स्पॉइल हो जाता है। ये 1/3 पार्ट सिर्फ एक पार्ट रहता है। 1/3 ऑफ द कैटल यानी कि आधे से भी ज्यादा, 1/3 यानी कि 75% कैटल जो है वो मर जाते हैं, क्योंकि ये कैटल के ऊपर ही ये बीमारी आई थी, ठीक है। इस तरह की मतलब बीमारी आई थी जिसकी वजह से बहुत सारे कैटल्स मारे जाते हैं, ठीक है। डेक्कन वर किल्ड एंड द हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, और आधी से ज्यादा जनता भी इसके इफेक्ट में आ गई थी और धीरे धीरे वो मरने लगी थी। सो द प्रॉब्लम बिकेम द वेरी सीवियर, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बट द अनपेड रेवेन्यू वांटेड। लेकिन फिर भी देखो, फिर भी इन्होंने इस रेवेन्यू को कम नहीं किया। इतना ज्यादा होने के बाद भी इन्होंने रेवेन्यू को कम नहीं किया। दीज कंडीशन मेनी पीजेंट डिजर्टेड, इसको लेकर के बहुत सारे पीजेंट, बहुत सारे फार्मर जो है वो गांव छोड़कर जाने लगे। यार हम तो इस गांव में रहने लायक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जीना दुश्वार कर रखा है। वो लोग जंगलों की तरफ जाने लगे, ठीक है, वो लोग जंगलों की तरफ जाने लगे, क्योंकि जंगल में ना उनका एक तरह से रूल नहीं चलता है। तो वो लोग क्या करने लगे, जंगलों की तरफ जाने लगे। अब वो लोग फॉरेस्ट में जब रहने लगेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस ऑफ द पीजेंट। तो जो पीजेंट्स के साथ में इनजस्टिस हो रहा था, अन्याय हो रहा था, तो वो किस तरीके से हो रहा था वो बताया गया है कि द टैकल ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, इसको फेस करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1859 में एक लिमिटेशन लॉ लागू करते हैं। इस लिमिटेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि दैट स्टेटेड द लोन बॉन्ड टू हैव वैलिडिटी ऑफ द 3 years। मैंने अभी बताया ना कि एक लिमिटेशन लॉ लागू कर दिया गया, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग 3 साल के अंदर अंदर या तो वो अपना रेवेन्यू जो भी उन्होंने लोन लिया है तो या तो वो उसको पे कर दें, नहीं तो 3 साल बाद उनकी जमीनों को हड़प कर लिया जाएगा। अब कुछ किसान ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि हम तो 1-2 साल के अंदर पैसा आपको चुका देंगे, लेकिन तुम लोग 3 साल का बॉन्ड क्यों साइन करा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें करने पड़ेंगे साइन। जबरदस्ती उनसे बॉन्ड साइन कराते थे। इट वॉज मीन टू चेक द अक्यूमुलेशन इन द, तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट के ऊपर बेस था, तो हमारे पास इंटरेस्ट आता रहेगा, 3 साल तक हम मौज मारेंगे। बट मनी लेंडर नाउ फोर्स टू रयर टू साइन द न्यू बॉन्ड एवरी 3 years in which total unpaid balance of the last loan was entered was principal amount and the interest। वो कहते हैं ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए उसने 1000 रुपीज लिया है 3 साल के लिए, और वो किसी मंथ ऐसा होता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं दे पाया, उसके पास पैसे नहीं थे किसी भी रीजन से, तो इस तरीके से वो करते करते बढ़ते 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 जितना प्रिंसिपल उसका था ना उससे भी डबल हो जाता है, तो वो प्रिंसिपल उसमें कन्वर्ट हो जाता है, कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो इंटरेस्ट भी लेंगे, वो प्रिंसिपल भी लेंगे, और वो साथ में जो उन्होंने 3 साल के बाद उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, तो उसके चलते अगर उन्होंने नहीं किया तो उनकी जमीनें भी जब्त कर ली जाएंगी। तो हर तरीके से आप देख रहे हो ना, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है। तो इन द पिटिशन ऑफ द डेक्कन रियत कमीशन रैयत, तो अब इसके लिए एक पिटिशन, एक फाइल पिटिशन मतलब एक याचिका दायर की जाती है, एक पिटिशन लगाई जाती है, और उसको कहा जाता है डेक्कन रैयत कमीशन, ठीक है। तो इसके लिए एक वो कमेटी बिठाई जाती है कि पता लगाओ कि ये पूरा सीन क्यों हुआ।
द डेक्कन रैयत कमीशन एंड इट्स रिपोर्ट। इसके लिए एक कमीशन तैयार किया जाता है जिसको कहा जाता है डेक्कन रैयत कमीशन। तो द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे सेटअप अ कमीशन इन्वेस्टिगेशन अ रैयत इन डेक्कन। डेक्कन में ये रिवोल्ट क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, पता लगाओ, ठीक है। सो द कमीशन हेल्ड इंक्वायरीज टू इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द रैयत स्प्रेड। तो इसमें जो है किसानों से पूछा गया कि तुम बताओ कि तुम्हारे साथ में एक्चुअल में क्या चीज हुआ था। तो रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट, उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया। साहूकार एंड द आई विटनेस कंपाइल्ड, तो सबसे पूछा गया, जगह जगह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया। कंपाइल, जैसे आप मूवी में देखते हो ना, कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो जगह जगह से पूछते हैं, तुम बताओ तुमने ये क्या किया था, या कहाँ पर देखा था, किस तरीके से देखा था। तो सेम ऐसे ही बताया जाता है कि डिफरेंट रीजन एंड कलेक्टेड रिपोर्ट एंड कलेक्टेड द रिपोर्ट सेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सेंड की जाती है। रिपोर्ट ऑफ कमीशन वाज टेबल इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये जो डेक्कन रियोट की जो रिपोर्ट बनी थी, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 1878 में रिपोर्ट पेश की जाती है, ठीक है। कॉटन एंड इट्स ग्लोबल कंडीशन, ठीक है। तो एन अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिका में सिविल वॉर होती है बच्चे, कब, 1861 में। अमेरिका में सिविल वॉर होती है 1861 में। सिविल वॉर क्या होती है, कंट्री के अंदर ही, ठीक है, कंट्री के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलने लगता है, लोग आपस में ही लड़ाई दंगे फसाद जो चलते रहते हैं। तो अमेरिका में ये सिविल वॉर चलती है 1861 में ड्यू टू वॉर कॉटन एक्सपोर्ट, क्योंकि वॉर चल रहा था तो इसकी वजह से, ठीक है। अब ये जो सिविल वॉर चल रहा था इसकी वजह से कॉटन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन डिक्रीज वेरी मच, ठीक है। तो अमेरिका से जो ब्रिटेन कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था वो कम हो गया। मैंने क्या कहा, 1861 तक अमेरिका ब्रिटेन को कॉटन सप्लाई करता था, तो वॉर की वजह से अब अमेरिका की कॉटन वहां से एक्सपोर्ट होनी कम हो गई थी। अब इनको कॉटन चाहिए थी, अब ये कॉटन को कहां से लेंगे, एग्जैक्टली इंडिया से लेंगे, ठीक है, इंडिया से लेंगे। ड्यू टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ अमेरिका, तो ये अमेरिका के ऊपर जो कॉटन के लिए डिपेंड करते थे अब वो कम हो गया। अब इनको कॉटन कहां से मिलेगी, कॉटन मिलेगी इनको हमारे इंडिया से। When 1865 क्वेश्चन आता है कि ये इंडिया, इसमें यूएस में सिविल वॉर कब हुई थी, 1865, 1861 में। खत्म कब हुई, ये हुई थी 1865 में। सिविल वॉर एंडेड। ऐसा ही पूछा जाता है कि कब से कब तक चली, तो आप इस तरह से कर दोगे, 1861 से 1865 के बीच में ये चली थी। कॉटन रिज्यूम, द प्राइसेस ऑफ द कॉटन डिमांड कॉटन फ्रॉम इंडिया डिक्रीज, ठीक है। तो अब वहां की कॉटन की डिमांड कम हो जाएगी, इंडिया की बढ़ जाएगी। द मर्चेंट साहूकार एंड मनी लेंडर वर नॉट एक्सपेंडेड द क्रेडिट प्रेजेंट। मनी लेंडर्स को, साहूकारों को, ट्रेडर्स को, सबको मना कर दिया गया कि तुम हमारे इजाजत के बगैर, हमारी परमिशन के बगैर तुम किसी दूसरे से ट्रेड नहीं करोगे, डील नहीं करोगे, तुम्हारा सारा कॉटन हम लेकर जाएंगे। और इस तरीके से उनके ऊपर अपनी मोनोपोली जो है वो स्टैब्लिश कर दी थी। एट द सेम टाइम रेवेन्यू डिमांड वाज आल्सो